नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे महिला और बाल अपराध से रिलेटेड जो पहला कानून है, इस कानून के बारे में। और जो आज कानून का नाम रहने वाला है, इस कानून का नाम होगा पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो मुख्य रूप से तैयार किया गया है, इसको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए तैयार किया गया है। हालांकि जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉक्सो एक्ट के बारे में प्रश्न बनता है, तो मैंने कोशिश की है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे के देख लेना, एक भी फैक्ट बाहर नहीं निकलने वाला। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो इसका योगदान है वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर है। ठीक है, तो अपनी दोस्तों यही कोशिश रहेगी कि अब की बार एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। महिला और बाल अपराध के सारे प्रश्न आपके सही होना चाहिए। अब इसमें क्या अपनी स्टेटी रहेगी, तो देखिए, अपन सबसे पहले इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पूरी जितनी भी धाराएं पॉक्सो एक्ट की, वो सभी धाराओं को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट में मैंने इसमें ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न लिए हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक वाइज इसी प्रकार से पढ़ेंगे हम, चाहे वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करें या चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करें, आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी एक्ट आपके कोर्स में दिए गए हैं, उन सभी कोर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम रहेगा पॉक्सो एक्ट। और थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि महिला और बाल अपराध से रिलेटेड है, और पॉक्सो एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पॉक्सो एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉक्सो एक्ट को पहली बात तो इसका जो पूरा नाम होता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है? हिंदी में कई बार पॉक्सो का पूरा नाम पूछ लेते हैं। देखो, पॉक्सो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस ऐसे। तो पॉक्सो एक्ट है 2012 वाला। हालांकि इसमें कई बार संशोधन भी किया गया है, तो जितने भी संशोधन हुए उन संशोधन सहित इसमें पढ़ाया गया है। तो देखिए, पॉक्सो का पूरा नाम होता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसका नाम है। 2012 का कानून है, मतलब ये। ठीक है, अगर इस पॉक्सो का फुल फॉर्म इंग्लिश में देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है विद्यार्थियों। तो हिंदी और इंग्लिश में इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही में इसको पॉक्सो एक्ट लिखते हैं। कई जगह आपको पुस्तकों में पॉस्को लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉस्को लिखा हुआ मिलेगा, जो कि गलत है। पॉस्को एक्ट नहीं होता, ध्यान रखना, पॉक्सो एक्ट होता है। क्या होता है? पॉक्सो एक्ट होता है। और ये 2012 वाला कानून है, इंग्लिश में इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, ये जो कानून है, ये कौन किसको प्रोटेक्ट करता है, किनको संरक्षण प्रदान करता है? तो ये 18 वर्ष से कम उम्र के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये कानून तो 2012 में बना था। क्या इससे पहले उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता था? विद्यार्थियों, पहले भी प्रोटेक्शन मिलता था, जो आईपीसी 1860 का कानून है उसके तहत। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। अब अपराध ज्यादा बढ़ने लगे तो सरकार ने सख्ती बरतते हुए संसद ने एक कानून बना दिया, और उस कानून का नाम क्या था? पॉक्सो एक्ट। अब पॉक्सो एक्ट का प्रावधान करने के बाद में विद्यार्थियों, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, इसके तहत कुछ धाराएं हैं, सभी धाराओं के तहत नहीं, कुछ धाराओं के तहत अगर अपराध घटित होता है उसका, तो उसको फांसी तक की सजा दी जा सकती है, मृत्यु दंड जैसी सजा दी जा सकती है। अब देखिए, ये पॉक्सो एक्ट को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? तो 19 जून को दी थी। ये डेट याद रखना, कई बार प्रश्न बनता है। और कई पुराने पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। वैसे मैं सामान्य जानकारी दे देता हूं। ये जो कानून बनाया वो संसद ने बनाया है। किसने बनाया? संसद ने बनाया। और संसद में दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। संसद जो भी विधेयक लेके आएगा, चाहे लोकसभा में लेके आए चाहे राज्यसभा में लेके आते हैं, तो वो पहले बिल होता है या उसको विधेयक कहते हैं। वो कानून का रूप धारण कब करता है? जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देता है या राष्ट्रपति साइन कर देता है। तो इसी प्रकार जो पॉक्सो एक्ट बना, इससे रिलेटेड राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी थी वो कब दी थी? 2012 में, 19 जून 2012 को दी थी। और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी विद्यार्थियों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू थी। द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में राष्ट्रपति। और राजपत्र में ये जो कानून है वो कब प्रकाशित हुआ था? 20 जून 2012 को हुआ। तो प्रकाशित हुआ, ये डेट भी आप याद रखना। और एक अलग से गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था इस कानून से रिलेटेड। वो किया था किसने? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। और जारी कब की थी इसको लागू करने की? 9 नवंबर 2012 को। और इस अधिसूचना में यह कहा गया था कि ये कानून कब से लागू हो जाएगा? 14 नवंबर 2012 को हो जाएगा। और 14 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है, चाचा नेहरू की जयंती पर। जवाहरलाल नेहरू है ना, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये प्रवर्त कब हुआ ये कानून? देखिए, आपको इसमें कुछ कानूनी
शब्दावलियां मिलेगी, तो आप इनको लेकर थोड़ा कंफ्यूज ना हो। किसी भी शब्दावली को लेकर अगर कोई डाउट है आप कमेंट करना, आपको जवाब मिलेगा। देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। मैं सारा जितना भी कानून है महिला और बाल अपराध से रिलेटेड कांस्टेबल भर्ती को लेकर, वो सारी क्लासें मैं यूट्यूब पर आपको निःशुल्क दूंगा। लेकिन कोई भी विद्यार्थी अगर इससे पहले भी अगर क्लासेस जैसे प्रॉपर तरीके से नहीं आती टाइम पर, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम वेदांत क्लासेस अजमेर है। मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा विद्यार्थियों। तो आप उस लिंक पे जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाकर महिला और बाल अपराध का जो कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। चाहे तो वो आपकी इच्छा है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है भी परचेज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे। मैं यूट्यूब पर पूरा करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, जो उस समय जो ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री थी वो कौन थी? कृष्णा तीरथ। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इस स्मृति जुबिनी ईरानी है। और ये विद्यार्थियों राज्य मंत्री की बात करें, इसका राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनकी कुछ इमेज दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये है हमारी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भारत की, और ये वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में प्रेसिडेंट है इंडिया की। और ये है विद्यार्थियों कृष्णा तीरथ। कौन है? कृष्णा तीरथ, जो उस समय कानून बना, उस समय महिला और बाल विकास मंत्री थी। और ये है जुबली स्मृति ईरानी है विद्यार्थियों, और ये अपना महेंद्र भाई जी। अब ये कानून जब बन गया, तो इस कानून को जब बनाया गया तो विद्यार्थियों इसमें कुछ अध्याय भी हैं, कुछ चैप्टर भी होंगे। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग है? 22 भाग है विद्यार्थियों। कितने भाग है? 22 भाग है। और 22 भाग को कितने आर्टिकल में बांट रखा है, कितने अनुच्छेदों में बांटा हुआ है? तो 395 आर्टिकल है। कितने हैं? 395 आर्टिकल है। इसी प्रकार जो कानून बना हुआ है, ये पॉक्सो एक्ट जो बना हुआ है, इसमें जो अध्यायों की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो 9 चैप्टर है। और इन 9 चैप्टर में कितनी धाराएं? कुल 46 धाराएं हैं। अब देखिए, इस कानून को बनने के बाद में बनाए जाते हैं नियम। क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। और इसके तहत ही 7 नियम बना रखे हैं विद्यार्थियों। कितने नियम बनाए हुए हैं? 7। तो पॉक्सो एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? 9 अध्याय पढ़ने हैं, कुल धाराएं 46 पढ़नी है, और कुल नियम 7 पढ़ने हैं। अगर नोडल एजेंसी की बात करें कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। 2018 में संशोधन के द्वारा जो 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं, उनके साथ अगर दुष्कर्म होता है तो विद्यार्थी उसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। अगर कोई 12 वर्ष की जो गुड़िया है, अगर उसके साथ किसी प्रकार का ऐसा बलात्कार जैसी कोई घटना घटित हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस नीच को क्या दी जा सकती है विद्यार्थियों? फांसी दी जा सकती है, ध्यान रखना। तो ऐसे जो व्यक्ति क्राइम करते हैं, इसे घिनौनी हरकत करते हैं, तो ऐसों को तो फांसी पर लटकाना भी चाहिए विद्यार्थियों। उनको तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए, उनको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखिए, बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, मतलब ये पॉक्सो एक्ट का नाम है, ध्यान रखना। पॉक्सो एक्ट में 2019 के तहत जो पेंट्रेटिव यौन हमला है, उसके लिए जो दंड है उसको 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया। और गंभीर पेंट्रेटिव यौन हमले में विद्यार्थियों उसके न्यूनतम जो सजा है वो 10 वर्ष का प्रावधान किया गया, और भी आगे उसको बढ़ाई जा सकती है। तो समय समय पर 2012 का जो पॉक्सो एक्ट बनाया था, उसमें समय के हिसाब से चेंज भी किया गया है। अब देखिए क्या होगा विद्यार्थियों, इसको हम बड़ा डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं। अगर जैसे ऊपर ऊपर मैं वन लाइनर फैक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ फैक्ट में आपको इंटरेस्ट ना आए। तो इंटरेस्ट ही सब कुछ नहीं होता विद्यार्थियों, सिलेक्शन पर काम कर रहे हैं हम। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से एक भी पर्सन बाहर ना जाए। अब एक भी पर्सन कब बाहर नहीं जाएगा? जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कोई सा भी कंसेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब की बार विद्यार्थियों आपके पास मौका है 10 में से 10 नंबर लाने का, ठीक है। देखिए, जो ये एक तरफ दे रखा है क्रम संख्या, एक तरफ दे रखा है अध्याय का नाम, और एक तरफ दे रखा है धारा, सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में उसके। देखिए, जो अध्याय 1 है उसका नाम है प्रारंभिक। क्या नाम है? प्रारंभिक। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आएगी? तो इसके अंतर्गत धाराएं आएगी 1 और 2 धारा। कितनी आएगी? 1 और धारा, टोटल 46 धाराएं हैं। अगर बात करें अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 का नाम क्या है? तो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। और इसमें जो धाराएं आ जाती वो 3 से लेकर 12 तक आ जाती। कहां से आ जाती? 3 से 12 तक आ जाती है। और अगर इस बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध है, इनको और विभाजित किया गया है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड 3 और 4 धारा में है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड का प्रावधान कर रखा 5 और 6 में। और लैंगिक हमला से रिलेटेड धाराएं कौन कौन सी? 7 और 8। गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड 9 और 10 में है। लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड 11 और 12 में है। अब देखिए, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा भी गुरुतर लैंगिक
हमला क्या होता है, प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, इनको हम जब एक धारा पढ़ेंगे, जैसे धारा 3 पढ़ेंगे तो हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें कितना दंड दिया गया उसको आगे आप चर्चा देखें। एक तो ये तो एक प्रकार से इंडेक्स है आपके लिए, इंडेक्स समझ लें आप, इसमें कौन कौन सा क्या पढ़ना है। इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड 11 और 12 में है। अगर चैप्टर 3 की बात करें तो अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, और इसमें धारा कौन कौन सी आ जाएगी, धारा 13 और से लेकर 15 तक आ जाएगी। आगे देखिए चैप्टर नंबर 4, तो इस किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके करने का जो प्रयत्न है उसमें जो धारा आ जाएगी 16 से लेकर 18 तक धारा आ जाएगी। इसी प्रकार जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, और इसमें जो धारा दे रखी 19 से लेकर 23 तक दे रखी है। और चैप्टर नंबर 6 है वो बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया, इसमें धारा 24 से लेकर 27 तक है। और चैप्टर नंबर 7 है विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान कर रखा है, वो 28 से लेकर 32 तक है। ठीक है, इसी प्रकार जो 8 नंबर चैप्टर है इसमें विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेख किया गया है विद्यार्थियों, इसमें 33 से लेकर 38 तक की धारा देखेंगे हम। इसी प्रकार जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम प्रकीर्ण है, यानी कि अन्य जो कोई मुख्य प्रावधान रह गए हैं उनके बारे में उल्लेख कर रखा है, और वो है 39 से लेकर 46 तक। तो टोटल 46 धाराएं इसके अंतर्गत, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहें इस एक्ट की, भाई ये एक्ट क्यों बनाया गया, इससे पहले क्या क्या प्रावधान थे, तो उनको भी हम जान लेते हैं। फिर एक एक धारा को पढ़ेंगे कि धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, 2 में क्या लिखा हुआ है, 3, वहां से आपको इंटरेस्ट आने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी आप देख लें। देखिए, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है, और इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15 क्लोज 3 में मिलता है। इसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 39 है वो क्या कहता है, अन्य बातों के साथ ये उपबंध करता है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके, और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जा सके, और उनके स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जा सके। मतलब ये 39 नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड विद्यार्थियों, तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखो और क्या दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। इसी प्रकार बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसकी निजता, गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के साथ प्रकरणों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए। विद्यार्थियों, आप इस थ्योरी को देखकर डर मत जाना कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तो भी पढ़ना है, नहीं आ रहा तो भी इसको पढ़ना है। आगे एक एक धारा को जब डिटेल से देखेंगे, क्योंकि पर्सन धारा से बनने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ से बाई चांस पर्सन बन ही जाए तो इसको भी पढ़ लो साथ में, क्या दिक्कत है। यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से परिवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि महत्व रूप में ध्यान दिया जाए। ये कुछ बिंदु इनके बारे में याद रखना आपको। इसके अलावा बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है। किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना। इसी प्रकार विद्यार्थियों वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवस्था में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। यह दे रखा है अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करना। तो विद्यार्थियों, भारत गणराज्य के 63वें वर्ष संसद के द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम बनाया गया। तो विद्यार्थियों, एक्ट बनाया किसने? भारतीय संसद ने बनाया। अब इसमें टोटल जो चैप्टर है वो 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 9 चैप्टर है, 46 धाराएं हैं, 7 नियम है। तो अब एक एक को देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रारंभिक। और इसमें जो धारा आएगी वो धारा 1 और 2 धारा आएगी, ध्यान रखना। अब धारा 1 में क्या है, सबसे पहले जानते हैं धारा 1। तो इस अधिनियम की जो धारा 1 है उसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, विस्तार और
प्रारंभ, प्रारंभ की जगह प्रवर्त मिल सकता है, प्रवर्त की जगह पर आपको लागू मिल सकता है। तो पॉक्सो एक्ट की धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। देखिए इसको हम समझते हैं। संक्षिप्त नाम से मतलब क्या है कि मतलब इस कानून का संक्षेप में नाम क्या होगा? तो देखिए संक्षिप्त नाम से तात्पर्य है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसका संक्षिप्त नाम है। ध्यान रखना, पॉक्सो मतलब देना, पॉक्सो संक्षिप्त नाम है। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। हिंदी में बात करें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसका पूरा नाम है। ध्यान रखना। अगर विस्तार की बात करें तो देखो 2012 की बात है। कब की बात है? 2012 की बात है। तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में होगा। उस समय जब कानून बना था जब यह प्रावधान था, लेकिन आपको पता है अब जम्मू कश्मीर में वह सभी कानून लागू हो गए हैं जो शेष भारत में लागू होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को विद्यार्थियों पहले अनुच्छेद 370 और 35A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, लेकिन अब उसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं है। तो इसलिए जो कानून शेष भारत में लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाते हैं, क्योंकि 370 और 35A जो आर्टिकल है उनके तहत उसको जो विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था उसको समाप्त कर दिया गया। ना केवल समाप्त किया गया बल्कि अब जम्मू कश्मीर राज्य ना रहकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसकी जगह पर दो, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को बना दिया। देखिए ये घोषणा कब हुई थी? 5 अगस्त 2019 को। कब हुई थी? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा हुई। इसके अलावा ये जो आधिकारिक रूप से घोषणा कब की गई? तो 31 अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2019 को की गई, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। उसी दिन एकता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस दिनांक को निर्धारित किया गया। विद्यार्थियों ये जो घोषणा हुई थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, तो देखिए लेकिन इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में होगा। उस समय तो ये बात की गई थी, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से जो पॉक्सो एक्ट है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। ये उस तारीख को और क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों यहाँ पर? प्रारंभ यानी कि प्रवर्त। ये उस तारीख से प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। विद्यार्थियों तो ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा ये कब से लागू होगा। हालांकि आपको पता है ये लागू कब हो गया, सारी दिनांक में आपको लिखा चुका हूं। देखिए अब केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन निकालेगी, राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी। तो राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी तो इसकी जो अधिसूचना जारी की थी वो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई थी। और वो अधिसूचना कब निकाली थी? 9 नवंबर 2012 को निकाली थी। कब निकाली थी? 9 नवंबर 2012 को। और उस समय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थी? कृष्णा तीरथ थी। और उसमें यह कहा गया था ये कानून बाल दिवस के दिन यानी कि 14 नवंबर 2012 को लागू हो जाएगा। उस समय की बात है, 2012 की। इसके अलावा अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में जो धारा आती 2। धारा 2 में क्या लिखा हुआ है? तो धारा 2 में आप वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं परिभाषाएं लिखी हुई है। इसमें क्या लिखी हुई है? परिभाषा लिखी हुई है। अब इस धारा 2 के भी उपधाराएं 2 कर दी, एक तो उपधारा 1 और उपधारा 2 2 कर दी। ध्यान रखना। तो अब हम इसकी उपधारा 1 देखते हैं और फिर इसके सब क्लोज आ जाएंगे 1 के, जैसे क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा। इनको सबको एक एक को और देखेंगे, लेकिन ये सारी बातें अगर देखें तो धारा 2 में ही है। किसमें है? धारा 2 में ही सारी बातें। लेकिन डी पर्सन बन जाए तो अपना अगर पेपर में डी पर्सन बनता है, किसी भी लेवल का बनता है, तो अपना सवाल गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कौन सी धारा में क्या प्रावधान कर रखा है। तो धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 1 में। और धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। किस किस की परिभाषा दे रखी है उनको देख लेते हैं। एक तो दे रखी विद्यार्थियों गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा दे रखी। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता क्या है तो इसको हम कहा पढ़ेंगे? धारा 5 में पढ़ेंगे बड़ा डिटेल से। धारा 5 आने वाली है भी थोड़ी देर बाद में, तब आपको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में बताया जाएगा कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता क्या है। इसी प्रकार गुरुतर लैंगिक हमला को भी पढ़ेंगे। देखो इसका जो है इसमें क्या दे रखा? गुरुतर लैंगिक हमला। इसका प्रावधान कहाँ किया गया? धारा 9 में, यहाँ पढ़ेंगे। इसी प्रकार सशस्त्र बल या सुरक्षा बल किसको कहा गया? इसकी परिभाषा दे रखी, यानी कि संघ यानी कि केंद्र के सशस्त्र बल अनुसूची में जैसा कि निर्देशित कर रखा है सुरक्षा बल या पुलिस अभिप्रेत है। तो यहाँ सशस्त्र बल और सुरक्षा बल से क्या तात्पर्य है? जो संघ की सशस्त्र बल की लिस्ट में जो जारी कर रखा है उन्हीं को शामिल किया गया।
देखो इस कानून में बालक किसको कहा गया है, तो बालक चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, इस कानून के तहत वो क्या है विद्यार्थियों, बालक ही है, ध्यान रखना। घरेलू संबंध किसको कहा गया है, तो घरेलू संबंध में हम देखें तो का अर्थ होगा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 कलोच में जो उल्लेख कर रखा है वही घरेलू संबंध है। परिवेशन लैंगिक हमला क्या होगा, तो इसका उल्लेख कर रखा धारा 3 में, अभी आने वाली धारा 3 में डिटेल से देखेंगे। विहित का क्या मतलब है, तो विहित का मतलब है अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा अभिप्रेत है। देखिए मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूं। धारा 2 में क्या है, आपको क्या याद रखना है, परिभाषा है। क्या है, परिभाषा है। कुछ शब्दावलियां हैं विद्यार्थियों इस कानून में प्रयुक्त होती है, तो सामान्यतः अर्थ हम उनका दूसरा लगा लेते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आए बालक, तो बालक का मतलब आप क्या समझेंगे, केवल मेल जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसको ही आप बालक समझेंगे। लेकिन इस कानून ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ बालक का मतलब चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें दोनों ही वर्ग आ जाएंगे विद्यार्थी, उसको बालक ही कहा जाएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। क्योंकि आगे कानून में आप देखोगे तो आप सोचोगे बालक की जगह फिर बालिका आनी चाहिए फीमेल के लिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, उसको भी हम बालक ही कहेंगे। धार्मिक संस्था किसको कहा गया है इस कानून में, तो इसका अर्थ यही होगा जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण एक्ट बना हुआ 1988, उसमें जिसे धार्मिक संस्था माना गया है, इसी को ही इस कानून में क्या कहा गया, धार्मिक संस्था। लैंगिक हमला किसको कहा गया, तो धारा 7 में हम पढ़ेंगे। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, इसको हम धारा 11 में देखेंगे। साक्षी ग्रस्ती ये क्या होता है, तो ऐसी ग्रस्ती अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदार में रहता है या किसी समय पर रह चुका है, उसको साक्षी ग्रस्ती कहते हैं इस कानून में। विशेष न्यायालय क्या है, तो विशेष न्यायालय को पढ़ेंगे हम 28 में, धारा 28 पढ़ेंगे इसकी में। विशेष लोक अभियोजन क्या होता है, वो धारा 32 में पढ़ेंगे। मतलब ये देख लीजिए धारा सारी इंपॉर्टेंट है। अब धारा 2 की उपधारा 1 हमने पढ़ ली और उसकी उपधारा 2 देखते हैं अगर, तो उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं किए गए, मतलब इस एक्ट में इनका प्रयोग हुआ है लेकिन अभी जो परिभाषा दी गई थी उसमें नहीं आया है, तो उनको आईपीसी 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता, इसके अलावा सीआरपीसी 1973-74 यानी कि इसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको सीआरपीसी शॉर्ट में बोलते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा किशोर न्याय बालकों का संरक्षण देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 उस समय की बात है, अब तो इसमें भी चेंज हो गया विद्यार्थियों, जो किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 है, इसकी जगह 2015 वाला आ गया। कौन सा वाला आ गया, 2015 वाला आ गया। लेकिन हम तो उस समय जब 2012 में इसको लागू किया गया था, तो उस समय तो 2000 वाला ही रहेगा, इसलिए 2000 वाला ही लिखा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता और एक्ट में होगा। तो अगर जैसे इस एक्ट में किसी शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है, तो अन्य एक्टों में जो उनका अर्थ लगाया गया है वही अर्थ यहां पर समझा जाएगा विद्यार्थियों। अब आता है अध्याय नंबर 2, तो अध्याय 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, अध्याय नंबर 2 को देखेंगे। अध्याय 2 में क्या है, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध से संबंधित है। इसमें जो धारा आएगी वो 3 से लेकर 12 तक आएगी विद्यार्थियों, और ये अध्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखिए धारा 3 देखते हैं सबसे पहले। धारा 3 में क्या है, परवेशन लैंगिक हमला। तो अभी आपको बताया गया था कि परवेशन लैंगिक हमले की जो डेफिनेशन है वो तो 2 में दे रखी है, लेकिन परवेशन लैंगिक हमला होता क्या है इसके बारे में दे रखा है धारा 3 में। धारा 3 में देखो परवेशन लैंगिक हमला किसको कहेंगे, एक एक बिंदु का आप बड़ा ध्यान से देख सकते हैं। यदि अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी भी बालक, बालक का मतलब मेल फीमेल दोनों है, कि योनि मुंह मूत्र मार्ग गुदा में प्रवेश कराता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो उसको कहा जाता है परवेशन लैंगिक हमला। और देखो किसे कहा जाता है, किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग को जो लिंग नहीं है, किसी भी सीमा तक किसी भी बालक की योनि में, मुंह में, मूत्र मार्ग में, गुदा में प्रवेश कराता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, परवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आए तो और कौन कौन सा मामला जिसको परवेशन लैंगिक हमला कहा जा सकता है, तो बालक के शरीर के किसी भी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो वो भी परवेशन लैंगिक हमला है। इसके अलावा परवेशन लैंगिक हमला किसको कहा जाता है, तो बालक के लिंग, योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा पर
अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है तो उसको भी लैंगिक, ये प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। तो समझ में आ गया प्रवेशन लैंगिक हमला किसको कहते हैं। और देखिए, जो कोई व्यक्ति धारा 3 का अपराध करेगा, किसका, धारा 3 का अपराध, और धारा 3 में क्या दिया हुआ है, प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है ये मैंने बड़ा डिटेल से बता दिया आपको, इसे ज्यादा खुल के नहीं बता सकता विद्यार्थियों। देखिए, अब जो धारा 3 का अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा धारा 4 का, 4 में इसका दंड का प्रावधान किया गया है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला का प्रावधान तो किसमें कर रखा है, धारा 3 में, लेकिन धारा 3 के तहत जो प्रवेशन लैंगिक हमला जिसको माना गया उसके लिए जो पनिश किया जाएगा उसका उल्लेख किसमें कर रखा है, धारा 4 में। तो 3 का अपराध किसमें मिलता है, 4 में। इसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान था विद्यार्थियों। लेकिन ये जो 7 वर्ष है विद्यार्थियों, इसको इसमें चेंज कर दिया गया, संशोधन करके न्यूनतम कितनी सजा कर दी गई, 10 वर्ष कर दी गई। न्यूनतम 10 से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, और वो कठोर कारावास भी हो सकता है और साधारण कारावास भी हो सकता है। क्या विद्यार्थियों आप कठोर कारावास और साधारण कारावास को भलीभांति जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट करके बताना कठोर कारावास किसे कहते हैं और साधारण कारावास कहते हैं। और नहीं जानते तो मुझे बता देना, मैं या तो उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा या फिर आपको कमेंट करके जवाब दे दूंगा विद्यार्थियों। अगला है, तो धारा 3 और 4 कंप्लीट होगी अपनी। अब देखेंगे धारा 5 में क्या लिखा हुआ है। तो धारा 5 में लिखा हुआ है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 5 में क्या लिखा हुआ है, देखिए ज्यादातर ऐसा होता है विद्यार्थियों, 3 नंबर की जो धारा है उसका दंड किसमें, 4 में। 5 का जो दंड मिलेगा वो किसमें मिलेगा, 6 में। और 7 का दंड किसमें मिलेगा, 8 में। और जो 9 के तहत जो अपराध होगा उसका जो दंड दिया जाएगा वो किसमें दिया जाएगा, 10 में। ये कुछ धाराएं ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इनको। पहले हम इनको जान लेते हैं, देखते हैं। देखिए, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं, आपने यहां तक तो जान लिया था प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं। ओके, प्रवेशन लैंगिक हमला, अभी देखो ये प्रवेशन लैंगिक, ये सारे फैक्ट मैंने बताए थे, किसके बताए थे, प्रवेशन लैंगिक हमले के बताए थे। अब प्रवेशन लैंगिक हमला आपने जान लिया, अब हम जानते हैं विद्यार्थियों किसके बारे में, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में। तो अब इस गुरुतर शब्द को सीखना, गुरुतर का मतलब होता है प्रवेशन लैंगिक हमले, तो अपराध तो बन गया, लेकिन उससे भी गंभीर अपराध किसको माना गया है उसको हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में लेके जाएंगे। जैसे ये जो कार्य किए थे, अगर वो कोई पुलिस अधिकारी कर लेता है ये सब कार्य, एक तो सामान्य व्यक्ति कर रहा था जब तो लैंगिक हमले में गया, लेकिन वही कार्य अगर कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, चाहे उसकी जिस थाने पर पोस्टिंग है या उस थाने परिसर में ऐसा वो कार्य कर लेता है, या थाना परिसर जिसमें नियुक्ति नहीं है फिर भी अगर उस थाना में वो कर लेता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। प्रवेशन लैंगिक हमला का कार्य अपने कर्तव्य में अनुक्रम के दौरान उसने किया हो, जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो, अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, एक सामान्य व्यक्ति सेक्स करता है तो उसको हम कहेंगे प्रवेशन लैंगिक हमले, लेकिन वही अगर कोई पुलिस कर्मी अगर ऐसा कर देता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में बोलेंगे हम। देखिए, जो कोई, इसके अलावा और किसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में लेके जाएंगे, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। तो प्रवेशन लैंगिक हमला आपको आना चाहिए, और गुरुतर इसमें कब हो जाएगा, अगर कोई सशस्त्र बल का कोई सैनिक कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है, चाहे वो उसके क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया हो जहां पर उसको तैनात किया गया था वो, या बलों या सशस्त्र बलों की कमान का अधीन किसी क्षेत्र के में कार्य हुआ वो ऐसा, या उसके कर्तव्य के दौरान ऐसा कार्य उसने कर दिया, या सुरक्षा सशस्त्र बल के रूप में ज्ञात या पहचान के रूप, या आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कोई अगर सशस्त्र बल का सैनिक या कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है तो उसको गुरुतर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला अगर कोई लोक सेवक कर देता है, विद्यार्थियों लोक सेवक के बारे में हम पढ़ेंगे आईपीसी में, कहाँ पढ़ेंगे, लोक सेवक किसे कहते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 की जो धारा 21 है, इसमें धारा 21 में लोक सेवक का उल्लेख किया गया है। लोक सेवक किसे कहते हैं, जितने भी सरकारी सेवक होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, या हम एक शब्दावली में ऐसे भी सीख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो लोक हित में कार्य करते हैं, वो सरकार से वेतन प्राप्त भी करते हैं और कई सरकार से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, वो सब लोक सेवक होते हैं। जैसे माना कि विद्यार्थियों मैं अभी पुलिस की नौकरी करता हूं, तो पुलिस में मैं हूं तो मैं सरकारी सेवक हूं, तो सरकारी सेवक का उल्लेख आईपीसी की धारा 14 में मिलता है। किस में मिलता है, धारा 14 में मिलता है। लेकिन मैं सरकारी सेवक होने के साथ साथ
मैं लोक सेवक भी हूँ। क्या हूँ? लोक सेवक। तो लोक सेवक का उल्लेख किसमें? 21 में, और सरकारी सेवक का उल्लेख किसमें मिलता है? 14 में मिलता है। लेकिन ये कानून अलग है। ये कानून कौन सा है? आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड 1860, जिसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसमें है। उस चैप्टर, उस जो संहिता है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। हालांकि विद्यार्थियों अभी चर्चा में भी ऐसा रहा था कि आईपीसी में काफी संशोधन किया गया है, तो अभी नया ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता विद्यार्थियों, तब तक हम उस नए कोड के बारे में नहीं पढ़ सकते, नई संहिता के बारे में नहीं पढ़ सकते। जब तक हमें पुरानी ही पढ़नी पड़ेगी। और आगामी आपकी जो भी परीक्षा हो रही है उसमें जहां तक 99% जो सवाल आएगा वो पुरानी में से आएगा, नई में से नहीं आएगा, क्योंकि नई मार्केट में नहीं है तो फिर उसको कैसे पढ़े और कैसे पढ़ाएं विद्यार्थियों। अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, गजट नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। अगला, और किसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया है? कि जो कोई किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह, रिमांड गृह, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या उस समय लागू किसी विधि के द्वारा उसके अधीन अभिरक्षा, देखरेख और संरक्षण में रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। मतलब किसी बालक के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला जो किया जाता है, यदि वो बालक किसी की अभिरक्षा में है, किसी के कस्टडी में है, और उस बालक के साथ ये प्रवेशन लैंगिक हमला कर दिया जाता है, तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। और किससे माना जाता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला? जो किसी अस्पताल का प्रबंधन या कर्मचारी बंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। मतलब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में किसी बालक के साथ अगर उस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है या उस हॉस्पिटल में जितने भी कोई कर्मचारी कार्यरत है, वो कर्मचारी अगर उस बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित करते हैं, तो उसको प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध ना मानकर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध माना जाएगा। विद्यार्थियों, आपको उम्मीद कर रहा हूं ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर एक बार में क्लियर नहीं होते हैं तो आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ऐसा जब मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, ऐसी बात नहीं। मैं भी आपकी तरह सामान्य प्राणी हूं। ठीक है, आगे देखो। जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था का मैनेजर है, प्रबंधन है या कर्मचारी बंद होते हुए संस्था के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। मतलब देखो, बालक किसको कहा गया है? 18 वर्ष से कम उम्र का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको यहाँ बालक कहा गया। उसके साथ अगर किसी संस्था में पढ़ने वाला या रहने वाला किसी बालक के साथ इस प्रकार प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है, तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है विद्यार्थी। जैसे स्कूल वगैरह जो होती है, स्कूलों में आपने देखा होगा, कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं, कि किसी शिक्षक ने ऐसा कर दिया या स्कूल के कर्मचारी ने ऐसा कर दिया, किसी बालक या बालिका के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कर दिया। तो फिर ऐसे में वो पॉक्सो एक्ट के तहत क्राइम माना जाता है और गंभीर अपराध माना जाता है विद्यार्थियों। और ऐसी स्थिति में कई बार फांसी तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है, ध्यान रखना। इस एक्ट, कोशिश तो ये करो कि किसी प्रकार का क्राइम ना हो विद्यार्थियों, क्योंकि देखो आज अपनी भी बहन बेटी है, अपने भी बच्चे हैं, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो विद्यार्थियों कैसा फील होता है उस फैमिली को। तो कोशिश करो विद्यार्थियों, किसी भी कंडीशन में सब के साथ, किसी भी साथ, चाहे हमारे साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे समाज के साथ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको वास्तव में दंड भी देना चाहिए। आप में से विद्यार्थी, ऐसे कितने विद्यार्थी जो ये चाहते हैं जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, जो घिनौने हरकत करते हैं? आपने देखा होगा कई बार 2 साल की छोटी बच्ची के साथ या छोटे बच्चे के साथ गलत हरकत होती है। तो विद्यार्थियों, ये कहां तक सही है? हमारे समाज का कौन सा रूल है विद्यार्थियों? तो अगर ऐसा कोई करता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है? कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। आगे देखिए, और किसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा गया है? जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। मतलब प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध तो कर रहा है, लेकिन ग्रुप रूप में करता है, ग्रुप सामूहिक करता है विद्यार्थियों। क्या होता है, कई बार जैसे ये ऐसे जो कार्य होते हैं वो ग्रुप बना के कर लेते हैं, कई बार नशे पते की हालत में करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये गलत है, तो उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संचारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। होता है ना कई बार, जैसे किसी बालक को डरा दिया जाता है कि अगर तूने मेरे साथ ये नहीं किया तो मैं तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा, मैं तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। तो इन चीजों का प्रयोग करके भी अगर किसी बालक के साथ ऐसा किया जाता है तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है। इसके अलावा जो कोई किसी बालक को घोर उपति, घोर उपति का मतलब होता है गंभीर चोट कारित करते हुए, शारीरिक क्षति, शारीरिक नुकसान पहुंचाते हुए, उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है,
तो विद्यार्थियों वो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है। जैसे कोई बालक है, उसका जो जननांग है उन पर किसी प्रकार की अगर चोट आ जाती है तो फिर उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में माना जाता है। आगे है, जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो चाहे वह स्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से कार्य करने में अयोग्य या पागल हो जाता है। देखो, और किसको मतलब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है कि किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमले के दौरान अगर वह बालक पागल हो जाए, क्या हो जाए, पागल हो जाए, या कोई कार्य करने में योग्य ना रहे, चाहे वो स्थायी रूप से हो चाहे अस्थायी रूप से, उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया। अगर जैसे प्रवेशन लैंगिक हमले के दौरान अगर कोई बालिका का मामला है, क्योंकि अगर मेल का मामला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है ही है, वैसे वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब अगर फीमेल है वो बालक, तो ऐसी स्थिति में अगर वो गर्भवती हो जाती है तो ऐसे को भी क्या माना जाता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। और बालिका की दशा में गर्भवती हो जाती है तो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। किसी संक्रमण रोग से ग्रसित होना, जैसे किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला अपराध कारित किया गया और वो व्यक्ति एड्स जैसी संक्रामक जो बीमारी है उससे ग्रसित हो जाता है तो उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में शामिल किया गया है। और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में कौन सा जाएगा, मानसिक और असक्ता का लाभ उठाते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना। मतलब जैसे ये कोई बालक है, अब ये पागल है या इसमें प्रॉपर तरीके की समझ नहीं है, और इस बालक के साथ अगर कोई इस प्रकार का मूवमेंट करता है यानी प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको फिर प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं मानकर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। और उसी बालक पर एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध एक बालक के साथ बार बार अगर वो कार्य किया जाता है तो उसको गुरुतर में मानते हैं विद्यार्थी, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। और इसी प्रकार 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला होता है तो उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। तो देखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला, क्योंकि देखो बालक किसको कहा गया, 18 वर्ष से कम, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया और कर दिया कि 12 वर्ष से कम उम्र के साथ के बालक के साथ यदि प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया तो उसको प्रवेशन लैंगिक हमला ना मानकर उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। और यही अगर प्रवेशन लैंगिक हमले का जो कार्य है उस बालक का कोई रिश्तेदार करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। बालक की सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंधन या फिर कोई कर्मचारी बंद बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। जैसे विद्यार्थी बाल संरक्षण गृह वगैरह बने होते हैं कई, और वहां का कोई मैनेजर या कोई वहां का कर्मचारी उस बालक के साथ इस प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध कारित करता है तो उसको प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध ना मानकर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध माना जाता है। इसी प्रकार बालक के न्यासी प्राधिकारी पद पर होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे ध्यान रखना। गर्भवती बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जैसे माना कि विद्यार्थियों कोई फीमेल है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और ऐसी स्थिति में अगर वो गर्भवती है और गर्भवती होने के दौरान अगर उसके साथ कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कर लेता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो फिर विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में उसको केवल प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध नहीं, उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध माना जाएगा। या जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है, मतलब इसके साथ जैसे माना कि प्रवेशन लैंगिक हमला किया जा रहा है विद्यार्थियों, और जैसे ये व्यक्ति इसके ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला कर रहा है और इसको हत्या का प्रयास किया जा रहा है कि इसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो अपराध है वो कैसा है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का है। इसके अलावा जो कोई सामुदायिक या प्रांतिक हिस्सा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कई बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, ऐसे दौरान अगर किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला होता है तो उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में शामिल किया गया है। पूर्व में दोष सिद्ध किया कोई व्यक्ति किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। माना कि किसी एक व्यक्ति को उस सेक्स से रिलेटेड किसी मामले में अगर पहले एक बार दोष सिद्ध कर दिया, कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, और उसके बाद में वह व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा लैंगिक हमला करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो उसको प्रवेशन लैंगिक हमला ना कहकर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। इसके अलावा बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक स्थान पर नग्न कर देता है, जैसे किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया और उसको खुले स्थान पर सार्वजनिक स्थान पर नंगा छोड़ दिया जाता है विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में उसको प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध ना मानकर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध माना जाता है। ये होगी विद्यार्थियों आपकी धारा 5। और धारा 5 जिसमें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में
प्रावधान कर रखा है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है। इसके लिए जो पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, उसका उल्लेख किया गया है धारा 6 में। किसमें किया गया है? धारा 6 में। और धारा 6 में क्या लिखा? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। इसमें विद्यार्थियों 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, कठोर कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है साथ में। लेकिन वर्तमान में ये 10 साल का जो प्रावधान था उसको घटाकर, फिर घटाकर नहीं बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया और 20 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया और इसमें फांसी तक का सजा का प्रावधान है। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के तहत धारा 5 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करता है तो उसमें उसके तहत किया गया अपराध धारा 6 के तहत दंडनीय है। कैसे है? धारा 6 के तहत दंडनीय है और उसको अपराध, न्यूनतम अपराध के लिए जो सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 20 वर्ष का कठोर कारावास और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है विद्यार्थियों। और क्या लगेगा विद्यार्थियों? उसको फांसी की सजा भी दी जा सकती है, यानी मृत्यु दंड का भी प्रावधान। फांसी का मतलब क्या समझे आप? मृत्यु दंड विद्यार्थियों। तो ऐसी सजा भी उसको मिल सकती है। आगे देखते हैं लैंगिक हमला क्या होता है। तो लैंगिक हमले का प्रावधान 7 में है और जो कोई लैंगिक हमला करेगा उसका दंड का प्रावधान है 8 में। किसमें है? 8 में। तो सबसे पहले 7 को जानते हैं कि लैंगिक हमला क्या होता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक की योनि में, लिंग में, गुदा में, स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा, स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाएगा। तो लैंगिक हमले का मतलब क्या है विद्यार्थियों? किसी अपने प्राइवेट पार्ट को किसी अन्य बालक के प्राइवेट पार्ट में प्रवेश ना कराकर केवल ऊपरी बाहरी दृष्टि से स्पर्श कराना ही क्या है? लैंगिक हमला है विद्यार्थियों। क्या है? लैंगिक हमला है। जो कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करेगा उसके लिए दंड किसमें? धारा 8 में है। किसमें? 8 में है। और 3 से लेकर 5 साल तक का कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है। कठोर कारावास भी हो सकता है और साधारण कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है। अब देखें हम धारा 9। यही कार्य जो लैंगिक हमला का था ये सब व्यक्ति करते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी करता है या कोई सशस्त्र बल का सैनिक या अधिकारी करता है, या इससे पहले मैंने बताया था आपको कोई लोक सेवक ये कार्य करता है, कोई शिक्षक ये कार्य करता है, कोई जेल का प्रबंधक या कोई कर्मचारी ये कार्य करता है, या फिर हम कहें ये सारे जितने भी फैक्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो कोई ऐसा करेगा उसको जो दंड मिलेगा वो कौन सी धारा के तहत मिलेगा विद्यार्थियों? 10 के तहत। धारा 10 के तहत। 9 का दंड किसमें है? 10 में लिखा हुआ गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। और इसमें 5 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास, कठोर कारावास या जुर्माना जो भी होता है वो सारे साथ में एक बार लग जाएंगे विद्यार्थियों। धारा 11 कौन सी? धारा 11 की बात करें विद्यार्थियों तो धारा 11 में क्या है? तो धारा 11 में लिखा हुआ लैंगिक उत्पीड़न। क्या लिखा हुआ है? लैंगिक उत्पीड़न लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से यह करता है कि कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है। देखो लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होता है सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से छेड़छाड़। क्या होता है? छेड़छाड़। ये सामान्य शब्दावलियों में हम पढ़ सकते हैं लेकिन जो कानूनी शब्दावली वो ये है, किसी बालक का शरीर किसी भाग को प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको किसी व्यक्ति के द्वारा देखा जा सके, या अश्लील प्रयोजनों के लिए मीडिया या किसी बालक को कोई वह ऐसी बात करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल हरेसमेंट कहते हैं। या किसी बालक का सीधा इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय या किसी साधन के बार बार पीछा करता है, देखता है, संपर्क करता है, या किसी बालक शरीर के भाग के लैंगिक कृत्यों में फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता है, ये सब इसमें आ जाते हैं। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देना, उसके लिए परितोषण देता है, ये सब इसमें आ जाते हैं। जो कोई व्यक्ति धारा 11 का अपराध करेगा विद्यार्थियों उसके लिए जो दंड दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? 12 में दिया हुआ है। लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो दंड है वो किस में? 12 में। न्यूनतम जो कारावास है वो 3 साल का कारावास है। कठोर कारावास भी हो सकता है, साधारण कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है विद्यार्थियों। तो देखिए अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में चर्चा की। जैसे धारा 1, धारा 1 में क्या था? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ विद्यार्थियों संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये लिखा हुआ था। धारा 2, तो धारा 2 में लिखा हुआ है परिभाषाएं। इस कानून में कुछ शब्दावलियां ऐसी प्रयुक्त हुई हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो हमारे समझ में नहीं आती, उनको स्पष्ट करने के लिए धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी है। अगर देखें हम धारा 3, धारा 3 में क्या है?
इसमें प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रावधान कर रखा है कि प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है। जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें है? 4 में। किसमें है? 4 में है विद्यार्थियों। 3 और 4 एक दूसरे से संबंधित है। फिर आता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का प्रावधान किसमें कर रखा है? 5 में। जो कोई व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करेगा उसको जो दंड दिया जाएगा वो कौन सी धारा के तहत दिया जाएगा? धारा 6 के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें धारा 7 में, तो धारा 7 में है लैंगिक हमला। क्या है? लैंगिक हमला विद्यार्थियों। तो देखिए लैंगिक हमला, और जो कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करेगा उसके लिए दंड किसमें? 8 में। और जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा उसका प्रावधान 9 में, और जो उसके लिए दंड किसमें है? 10 में। और लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करें तो उसका उल्लेख किसमें? 11 में। और जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए दंड किसमें? 12 में। तो ये थे शॉर्ट में, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं लैंगिक उत्पीड़न के बारे में, और कुछ इमेजेस दे रखी हैं, आप इनसे भी समझ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम चैप्टर 3 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। चाहे इस पे 1 लेक्चर आए, 2 लेक्चर आए, 3 आए, कितने भी आए, उनको बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थियों यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया हो। जिनके समझ में आ गया कमेंट करना, जिनके समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करना, और फिर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू मित्रों।